के दो बड़े बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक, न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। मार्च के महीने में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अभी हाल में ही आपने ट्विटर में आनंद महिंद्रा का एक पोस्ट देखा था जिसमें एक लेपर्ड हाइट पे बैठा था और नीचे एक पुजारी पूजा कर रहा था। उन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से अभी के यूएस बैंक सिस्टम को उन्होंने डिपिक्ट किया था कि इस समय अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम्स की हालत क्या है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया, अमेरिका के दो बड़े बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। अब ये बैंक कोलैप्स क्यों हुए हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। ये दोनों बैंक बहुत ही स्टेबल थे, उसके बाद भी इन बैंकों में ये सिचुएशन कैसे आई, आज के वीडियो में हम वही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बैंकिंग फेलर अभी अमेरिका के सिस्टम में हुआ है, इसके पहले 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था। ये अमेरिका का सबसे पहला बैंकिंग फेलियर सिचुएशंस थी जो कि 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक के साथ हुई थी। अभी के डेट में जो सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया का कोलैप्स हुआ है, इस कोलैप्स की वजह से दूसरा सबसे बड़ा फेलियर समझा जाता है। ये बैंक फेलियर्स क्यों हुआ, इसके पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। बैंक कोलैप्स की स्टडी को समझने से पहले थोड़ा हम बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक काम किस तरह करता है। अगर एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव से हम समझें तो हम सभी लोग अपना पैसा बैंक में जाके जमा करते हैं। बैंक में हम पैसा इसलिए डिपॉजिट करते हैं क्योंकि हमारा पैसा बैंक में सेफ रहता है। तो सेफ्टी पर्पज से हम सभी अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब इतना सारा पैसा लोगों का बैंक में जमा होता है, तो क्या बैंक इन पैसों को अपने पास रखता है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक इन पैसों से अपना बिजनेस करता है। बैंक इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। बैंक ये सारा पैसा अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लोन देता है लोगों को एक इंटरेस्ट रेट पे। तो जो इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है वो बैंक की अर्निंग होती है, वो बैंक की कमाई होती है। तो बैंक से जो लोन पर्सन्स लेते हैं उनको बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है जो पैसा आपने बैंक से लिया है। तो बैंक के पास उस पैसे के साथ एक इंटरेस्ट रेट भी उसके पास रिटर्न होके आता है। तो ये जो उस बैंक की अर्निंग होती है, बैंक पैसा ना सिर्फ लोन देने में लगाता है, ये पैसा वो अलग अलग तरीकों से भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो ये पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड खरीदने में भी इस्तेमाल करता है और गवर्नमेंट्स बॉन्ड भी खरीदते हैं बैंक। तो बैंक का ये जो बिजनेस मॉडल है, इस तरह एक रफली जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि बैंक जो लोगों का डिपॉजिट पैसा है उसको अलग अलग तरीकों से उसको इन्वेस्ट करता है, वहां से उसको रिटर्न मिलता है। अब सिलिकॉन वैली के केस में थोड़ा हम समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बैंक 1990 के केस में इस बैंक के साथ एक प्रॉब्लम्स आई थी। 1990 के केस में अगर इसका पोर्टफोलियो की हम स्टडी करें तो इसके 50% जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था वो रियल एस्टेट में था। अमेरिका में 1992 के आसपास एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट में स्लो देखने को मिला। रियल एस्टेट मार्केट एकदम से कोलैप्स हो चुकी थी। तो उस टाइम 1992 में भी मतलब इस बैंक के साथ ये क्राइसिस आई थी। बैंक का 50% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट मार्केट में था, रियल एस्टेट फील्ड में था, बाकी का 50% उसके अलग चीजों में था। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं, आप अपने अर्निंग पैसे को
कि जिन जिन पॉइंटों पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ, एक आम आदमी अपने पैसों को बैंक में जमा करता है, स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड में खरीदता है, तो ये उस पर्सन का एक पोर्टफोलियो होता है। तो सिलिकॉन वैली के केस में उसका पोर्टफोलियो जो था उसका 50% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट फील्ड में था। रियल एस्टेट 1992 में जैसे मैंने बताया अमेरिका में पूरी तरह से स्लो हो गया था, जिसे बैंक उस टाइम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा था बैंक, क्योंकि इसका 50% तो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की फील्ड में था। उसके बाद एक्सपर्ट का मानना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो है, काफी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारे अलग अलग चीजों में होना चाहिए। ऐसा दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी कहना है। वॉरेन बफेट के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड एक टाइम पे ग्रोथ करती है और एक टाइम में उस फील्ड में बहुत सारा स्लो देखने को मिलता है, जिससे आपको उस समय प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड करके रखा है तो जिन फील्ड में आपको स्लो देखने को मिलेगा, बाकी अन्य फील्ड में अगर वो काफी अच्छा कर रहे हैं तो आप उन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बैलेंस कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को अपने मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप गोल्ड खरीदने में आप पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करें, अब अचानक गोल्ड की मार्केट प्राइस कम हो जाती है, तो आपका द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, आप लॉस में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुई थी। सिलिकॉन वैली बैंक ने इस रियल एस्टेट क्राइसिस के साथ लर्न किया। 1995 और 2000 के बीच में उसने इस रियल एस्टेट बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 50% से रिड्यूस करके 10% तक ले आया। अभी सिलिकॉन वैली बैंक अच्छा काम कर रहा था, लेकिन एक बार फिर उसके साथ सेम सिचुएशन देखने को मिली, पर एक बड़े लेवल पे देखने को मिली। ये बात उस टाइम की है जब कोविड पैंडेमिक के बाद जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उन्होंने बहुत ज्यादा अर्निंग की है, और ये बैंक 2015 तक ये जानने लगा था कि अमेरिका के 65 जो स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उनकी फंडिंग इस बैंक से होती है। उन्होंने पैसा इस सिलिकॉन वैली बैंक से लेके रखा है। कहा जाता है कि 65% जो न्यू वेंचर से स्टार्टअप थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप थे, वो इसी बैंक से लोन लिए थे। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज इस समय सेंट्रल इंडिया के सबसे बेहतरीन नर्सिंग कॉलेजेस हैं। आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर्स किया है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस ने। सत्यम ज्ञानम अनंतम श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज शिक्षा को सेवा में परिवर्तित करते मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रायपुर, रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नवा रायपुर, मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुम्हारी दुर्ग, बिलासा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बिलासपुर, जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जगदलपुर, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मंडला, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शहडोल, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में मध्य भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं, गुणवत्ता युक्त शिक्षण, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक लेबोरेटरीज, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब्स, अनुभवी शिक्षक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कैंपस सिलेक्शन के साथ हम देते हैं बेहतर परिणाम और पूरा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य का सपना। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। आइए हम लौटते हैं अपने इस वीडियो पे, जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स था वो किन रीजन से हुआ था। पैंडेमिक के बाद सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियों ने बहुत सारी अर्निंग की। उन्होंने 2021 तक $330 बिलियन
की अर्निंग हुई इन स्टार्टअप्स के द्वारा। सिलिकॉन वैली बैंक की 2022 में लिस्टिंग में 16वें नंबर का बैंक था और इसकी टोटल वैल्यू $209 बिलियन हो चुकी थी। बैंक इतनी मजबूत कंडीशन में था कि बैंक के पास जो डिपॉजिट थी लगभग $124 बिलियन थी। इसके पहले ये $61 बिलियन थी। इतना सारा बैंक के पास पैसा आ गया। तो बैंक इतनी सारी डिपॉजिट्स के लिए प्लान किया कि वो कुछ गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीदेगा। उस टाइम यूएस फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट बहुत कम था और ये इंटरेस्ट रेट 0.0 से 0.25% था। तो उस समय जो बॉन्ड्स कंपनी ने खरीदे इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। रसिया यूक्रेन वार, इसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है कि रिसेशन और जो बॉन्ड की प्राइस है उसका आपस में रिलेशंस क्या है। इस समय अमेरिका में हाई इन्फ्लेशन की होने की वजह से बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। बैंक के इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं कि जो बॉन्ड वैल्यू होती है, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इनके बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशंस होता है। इसका मतलब है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी और अगर बैंक का इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। उस टाइम लोन इतना महंगा हो गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। तो इन स्टार्टअप्स कंपनियों ने अपने लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने डिपॉजिट्स को निकालना स्टार्ट कर दिया। जब सभी लोग बैंक से अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो बैंक सभी लोगों को पैसा देने में कैपेबल नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा तो इन्वेस्टमेंट करके रखा रहता है। अब यहाँ समझने वाली चीज है कि जब सभी स्टार्टअप्स अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है, फंड्स की प्रॉब्लम, उनके ऑपरेशनल कास्ट के लिए उनको पैसा चाहिए। उस ऑपरेशनल कास्ट के लिए पैसे के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट ना लेना समझा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था। इससे वो लोन बैंकों से लेना सुटेबल नहीं समझ रहे थे। उन्होंने अपनी डिपॉजिट्स को वापस निकालना उस समय सुटेबल समझा अपने लिए। सभी स्टार्टअप्स ने अपने डिपॉजिट्स निकालना स्टार्ट कर दिया। जब सभी लोगों के डिपॉजिट्स की डिमांड आने लगी तो बैंक के ऊपर प्रेशर हो गया उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचने के लिए। मैं आपको बता दूं ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। जब किसी भी कॉर्पोरेट या बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बॉन्ड्स इशू करता है। जो बॉन्ड्स की एक वैल्यू होती है, इसको बैंक्स परचेज करते हैं और एक निश्चित टाइम के बाद कॉर्पोरेट उसको इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करती है। तो जो इंटरेस्ट होता है उससे बैंक अपनी अर्निंग करती है। उस टाइम उन बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। उस समय सिलिकॉन वैल्यू लोगों के जो डिपॉजिट पैसे थे, जब लोगों ने विड्रॉ की डिमांड की तो उसको पूरी करने के लिए उसने लगभग $21 बिलियन की बॉन्ड्स बेचे, जिसमें से उसको $1.8 बिलियन का लॉस देखने को मिला। लॉस मतलब घाटा, $1.8 बिलियन बैंक लॉस में गई। हालांकि लोगों को पैसा मिल गया, देखते देखते बैंक की शेयर मार्केट में वैल्यू ही कम होती चली गई। इससे और मूडीज ने उसकी जो रैंकिंग थी उसको भी स्लोवेस्ट कर दिया, जिससे बैंक के पास चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। कुछ चीजें मतलब सिचुएशन पे भी थी कि सिचुएशन की वजह से बैंक सिलिकॉन वैली के साथ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कुछ हद तक बैंक के बैड डिसीजन भी थे, बैड लक भी था। बैड लक की वजह से इस बैंक को इस क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इसके साथ 1990s में ये क्राइसिस आई थी वहाँ इसने लर्न नहीं किया और 2050 तक इसने अमेरिका के 65% स्टार्टअप्स को इन्होंने फंडिंग की। और ये बैंक जो टेक कंपनी थी उनको जाना जाता था कि जितनी भी टेक कंपनियां हैं उनके लिए फंडिंग सिलिकॉन वैली बैंक करता था। हमारे देश की कंपनी पेटीएम ने भी सबसे पहला फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो इसी बैंक से प्राप्त किया था और उससे हालांकि पैसे भी इसने कमाए थे। अब ऐसी सिचुएशंस आती थी कि किसी बैंक में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिससे लोगों को अपने डिपॉजिट्स की चिंता होने लगती है, तो उस टाइम हर देश की अपनी एक फाइनेंशियल
पॉलिसी होती है, एक बैंकिंग पॉलिसी होती है कि लोगों का भरोसा बनाए रखा जाए, जो बैंक में यूजुअल चीजें चलती है उसको बना के रखा जाए। हालांकि बैंक में जब ऐसे क्राइसिस होती है तो आपका पैसे की इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है, लेकिन ये इंश्योरेंस की जो वैल्यू, जो एक लिमिट है, वो अमेरिका सरकार ने $2.5 लाख करके रखी है। $2.5 लाख तक का पैसा आपका बैंकिंग सिस्टम में इंश्योरेंस माना जाता है, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंकिंग के केस में 89% पैसा अनसिक्योर्ड था। लेकिन उसके बाद कैलिफोर्निया फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर कंपनी के बैंक के पास आके बैंक को टेक ओवर किया, जिससे बैंकिंग की चीज़ों के लिए, जो बैंक की यूजुअल वर्किंग है, बैंक के कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया कि लोगों का पैसा खराब नहीं होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक में वो सेफ रहेंगी। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जब भी कोई बैंक ऐसे क्राइसिस को फेस करता है तो उस टाइम बैंक को किसी दूसरे बैंक से मर्ज कर दिया जाता है। इंडिया में भी ऐसे केसेस हुए हैं, जब पीएमसी बैंक के साथ ऐसी क्राइसिस आई थी तो उस टाइम इस बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया गया था। आज के इस वीडियो में हमने सिलिकॉन वैली बैंक के केस स्टडी समझी, जिसमें ये बताया गया कि सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस या फेलियर होने के रीजंस क्या थे, सिलिकॉन वैली बैंक फेल क्यों हुआ। तो इस केस स्टडी से आई होप आपने समझा होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर हुआ वो किन रीजन से हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप SRI टाइम्स के दूसरे वीडियो भी आप देखें, उनको भी समझें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेट मिले कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे टाइम पर लाते रहें।